मम्मी के पेट में था 2 महीने का। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने 10वीं पढ़ा है, 17-18 साल से हुई थी। बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, तकलीफें थी। तो बिजनेस करने में मुझे ना बहुत सारी तकलीफें आई। लगता था कि ये चलेगा तो कब तक चलेगा। कभी ऐसे ही करते करते अच्छा मेरा मेहनत देखते हुए हमारा साल का 20 हजार का टर्नओवर है। हेलो एवरीवन, आज हमारा इंटरव्यू होने वाला है मिस्टर प्रशांत खाड़े जी, जिनका श्री बालाजी रोडवेज के नाम से लॉजिस्टिक का बिज़नेस है। उसके बाद उन्होंने अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पे गव्यधारा ये ब्रांड बिल्ड करा। आज हम उनसे बिज़नेस के टिप्स एंड स्ट्रैटेजी जानेंगे। वो हमारे एक एग्जिस्टिंग सेलर भी है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हेलो मिस्टर प्रशांत, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। नमस्कार। श्री बालाजी रोडवेज मेरी कंपनी है, प्रशांत खाड़े मेरा नाम है, जो मैं कंपनी का मालिक हूँ। और ये संदीप सिंह हमारे कंपनी के मैनेजर हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। आप अपने बिज़नेस के बारे में बताइए कि आपने बिज़नेस की शुरुआत कैसे की और कैसी आपकी जर्नी रही। मेरी जो कंपनी है श्री बालाजी रोडवेज करके, जो लॉजिस्टिक का बिजनेस करते हैं हम लोग। मेन जो मैं बचपन में अपने समझ लीजिए कि मैं अपने मम्मी के पेट में था 2 महीने का। और उस टाइम मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। ओके। और वो ऑफ हो गए। तो एटलीस्ट मम्मी को भी पता नहीं था कि मैं पेट में हूँ। ओके। बस बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, तकलीफें थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा किया तभी भी इतना। और मेरी बड़ी बहन भी है साथ में। और हम जैसा फिर मेरी मम्मी, हम लोग जब बॉम्बे में रह रहे थे, उस टाइम हमारा दूध का बिजनेस मम्मी ने अच्छे से किया और हमको पाला पोसा। उसके बाद फिर दूध का बिजनेस में भी अपने मम्मी के साथ में हाथ बटाता था। तो मेरे गुरुजी हमें मिले कि जिन्होंने मुझे बोला कि आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर लो करके। तो उसके लिए उन्होंने मुझे थोड़ा इंस्पायर किया कि आप गाड़ी ले लो, हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं करके। तो फिर मैं वो सोच के फिर हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट किया बिजनेस को। तो बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, जैसे बोलते ना कि मेरे पिताजी का हमें कुछ एक्सीडेंट जब हुआ था, तो कोर्ट से वगैरह जो हमको मैं बड़ा होने के बाद 18 साल के बाद हमें कुछ 60,000 रुपीज मिला था। तो उसमें से मैंने 40,000 रुपीज मैंने अपने गाड़ी में लगा के अपना मैं बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। और फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में जब आपने ये स्टार्ट किया था बिजनेस, तो आपका उसको ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक के बिजनेस का आपको एक्सपीरियंस था या आपने? नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं। मुझे पानी कहाँ पे डालना है ना, मुझे पता नहीं था। ओके। और मेरे गुरुजी ने बोला कि ले लो। बस हम लोग गए और गाड़ी लेके आ गए। तो डायरेक्ट 16, 12, 10 2 टन मटेरियल भरने वाली गाड़ी थी। और बस मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सब कुछ सिखाया उसमें। ओके। और आपके एक मेंटोर थे जिन्होंने आपको आइडिया दिया? हाँ, आइडिया दिया। Okay. और मैंने फिर उनसे समझ के फिर मैंने बिजनेस किया। बिजनेस करने में मुझे ना बहुत सारी तकलीफें आई। तकलीफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए। कभी अपनी गाड़ी दूसरे को ठोकी, कभी दूसरे ने अपने को ठोका। Okay. कभी ड्राइवर ने किसको, कभी कुछ आदमी को उड़ा दिया, उसको वो मर गया। उसके लिए कभी कोर्ट में जाना है, कभी क्या करना है। कभी कभी तो मेरे साथ भी एक्सीडेंट हुआ। जब मैंने बताया कि एक गाड़ी के भी हम लोग क्रॉसिंग कर रहे थे, तो उस टाइम में एक ड्राइवर को बोला आने दे। तो इतना स्मार्ट ड्राइवर था, एकदम परफेक्शन वाला था। उसने एक ही मतलब तो बस आँख पलक झपकते हुए तकरीबन 20 मीटर पहले गाड़ी खड़ी थी, डायरेक्ट आगे खड़ी कर दी। और उसके बीच में मैं खड़ा था, मेरे साथ में 2 जन बीच में। Okay. 2 जन तब तक साइड में हो गए, क्योंकि मुझे पता था ऊपर एक आदमी था जिसने मटेरियल पकड़ा हुआ था। अगर छोड़ देता तो उल्टा आ जाता। तो फाड़के के बीच में खत्म हो जाता सब कुछ। हाँ। तो एटलीस्ट वो गाड़ी जब आई ना, तो ऐसी जब आई तो मेरा हाथ ऐसा था, एक हाथ ऊपर पकड़ा था, तो इसको लेके मेरा यहाँ पे नीचे ऐसा पूरा ऐसा कौटी जैसा हो गया। तो कौटी होने के बाद यहाँ पे प्रेशर में ये फट गया। फटने के बाद मैं गाड़ियों का पैसा नहीं आता था। मैं रियली ऐसा खटिया में पड़ा था। और सवेरे आ गए गाड़ी के, बोले तो 2 दिन में ही आ गए थे कि
आपकी गाड़ी का हफ्ता नहीं भरा और गाड़ी लेके जाना है करके। बहुत परेशानी हो रही थी, पेमेंट नहीं था, गाड़ी खींच के गई, घर में ऐसा था, लेकिन बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे करके। लेकिन तभी मैंने सोचा कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैंने किया जिससे कि मैंने सोचा कि जहाँ पे मैं गिरा वहां पे मैं किसी और को नहीं गिरने दूंगा। ओके, तो इसमें जैसे आपका एक्सीडेंट हो रहे थे या बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उसके बीच में आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगा अरे गाड़ी का जो बिज़नेस कर रहा हो बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है, फिर ड्राइवर को संभालना पड़ रहा है, तो ये छोड़ के दूसरा ही काम करूँ, ऐसे कभी आपके माइंड में आया? हाँ, मुझे मेरे गुरुजी ने और जिनके पास गाड़ी चलती थी उन्होंने मुझे बताया कि ये लोखंड है, कभी फलता है नहीं फलता है, तो एटलीस्ट ऐसा कर, अभी तो छोटा है। तो उस टाइम पे क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र थी 20 साल। 20 साल की। तो आपकी शुरुआत कौन से ईयर से हुई थी बिजनेस की? कुछ 17-18 साल से हुई थी। 17-18 साल से हुई थी। आपकी पढ़ाई कितनी तक कंप्लीट थी? मैंने 10वीं पढ़ा है। ओके। और 10वीं में एक्चुअली स्कूल में नहीं जाता था मैं, और हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन जाता था, बाकी दिन नहीं जाता था। और जब जाता था तो स्कूल वाले बोलते थे तो क्यों आया करके, तू घर पे जा। तो बहुत परेशानी होने, तो समझ में नहीं आता था कि अभी मेरे को करना क्या है। और उस टाइम में एटलीस्ट मेरा जब 10वीं का स्कूल हो गया, जैसे मैंने परीक्षा दे दी, तो मैं पहली वर्ग में मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने ना घर में 4 दिन मैंने बैठ के निकाले। तो 5वें दिन एक्चुअली मम्मी गाँव गई, तो हमारा दूध का बिजनेस था, तो मुझे करना था। तो फिर मैं दूध का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तभी, यानी खुद के भरोसे, तो अकेले इस पे किया। तो मैं रात को 2 बजे उठता था रोज, और जब मैं दूध डालता था ना, तो बोलते ना, जैसे सब लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ है, यानी छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं तो बोलता हूँ छुट्टी कैसे होती है पता नहीं, कि दूध तो रोज सबको चाहिए, ठंडी हो, बारिश हो या गर्मी हो, दूध चाहिए। और प्लस छुट्टी दिन बोले तो ज्यादा दूध चाहिए, क्योंकि घर पे बैठेंगे तो और दूध पीते हैं, ज्यादा चाय बनाते हैं और भी कुछ करते हैं। और इतना करने के बाद त्योहार में तो सब लोग छुट्टी लेते हैं, तो त्योहार में और दूध लेते हैं, यानी कि और ज्यादा काम करना है। तो मैंने तकरीबन, मुझे पता नहीं कि 3-4 साल जो मैंने दूध के लिए जो कंटिन्यूस किए थे ना, तो कभी एक भी दिन कभी छुट्टी लिया होगा या कुछ किया होगा। पहाड़ पे जाते थे, बारिश होता तो ऊपर से दोनों तरफ से पानी गिरता था, उसमें से जाना है, सवेरे 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वो कंटिन्यूस भीगते थे। मेरी मम्मी ने भी 5-6 साल दूध का जब किया था, तो बहुत परेशानी, यानी कोई ये नहीं, बस नीचे बस वो पहाड़ पे जब चलते तो कुछ नहीं, रास्ता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और कुछ समझ में नहीं आएगा। बारिश में वैसा होगा, दोनों तरफ से पानी गिरेगा। गर्मी में जाएंगे तो एक ज्यादा शर्ट था, वो पूरा भीग जाता था एकदम। ठंडी के दिन में तो भीग ही जाता था, वो बोले तो गर्मी के दिन में तो क्या बोलने का, बस इतना बोल सकता हूँ कि बस काम करना यही पता था, बस और कुछ नहीं पता था जिंदगी में। बस चलना है, चलना है, चलना है, बस कभी सोचा नहीं कि छूट जाएगा तो करना क्या है। लगता था कि ये चलेगा तो कब तक चलेगा। तभी ऐसे करते करते, अच्छा मेरा मेहनत देखते हुए मुझे अपने गुरुजी मिले, जो उन्होंने मुझे बताया कि तू आपको एक मेंटोर मिले। यस, उन्होंने मेरी मेहनत देखी, हाँ, जिनकी सोच की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, और फिर आपने वहाँ पे बाउंस बैक किया जहाँ पे आप गिरे थे। तो उसके बाद आपको वो आइडिया कैसे आई कि आगे, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद आपने एक डिसाइड किया कि नहीं मुझे आगे तो जाना ही है इसमें कैसे भी करके, तो वो आपको उसके बाद बाउंस बैक की जो आइडिया आई थी, मतलब यहाँ से मुझे कैसे मूव ऑन करना है, इस सिचुएशन को कैसे मुझे मूव ऑन करना है, ये आइडिया क्या थी और कैसे आई? उससे आपने बिज़नेस को कैसे ग्रो किया वहाँ पे, जो कि पूरी तरह से आई थिंक स्टॉप होने के कगार पे था, जहाँ पे आपका बैक जाने का ये था? उस टाइम ऐसा था ना कि मेरे पास बिजनेस नहीं था। मेरे गुरुजी ने तो मुझे कंपनी तक पहुंचा दिया था कि अभी यहाँ से तो काम स्टार्ट कर। कंपनी काम करने जाऊंगा ना, तो बोलते थे जो काम में फायदा था, बोलते अरे वो काम नहीं, ये लॉस वाला काम करो। तो मैं बहुत कंफ्यूजन रहता था कि लॉस वाला काम करके क्या चलेगा। घर पे एक 2-3 बोले तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे जीजा जी आए थे मुझे मिलने के लिए। तो वो पूजा कर रहे थे, तकरीबन वो ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते मैं बहुत टेंशन में था। रात को कुछ 1-1:30 बजा था कुछ। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा कि क्या करूँ, बहुत परेशानी हो रही है, जो कंपनी काम दे रही है उसमें लॉस हो रहा है। तो उनका एक वाक्य था, उन्होंने मुझे बोला था कि बस कि जो मिल जाए ना वो तो कर, बाद में देखते हैं।
वो वाक्य मैंने अपने दिमाग में रखा और दूसरे दिन सवेरे बोला कि हाँ ठीक है चलेगा साहब, दे दो, चलो जो भी है मैं करता हूँ। और मैं रियली बोलता हूँ उसमें मैं एक भी काम नहीं करता था। वो मेरे को जो लोकल का काम मुझे मिलने लगा कंपनी में बॉम्बे में, हम लोग दिन का ना 15-15 20-20 गाड़ी का काम आखिर तक करने लगे, क्योंकि रोज हमको उतना ज्यादा काम मिलने लगा। क्योंकि मैंने जो लिया था ना उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा फायदा मिलने लगा, क्योंकि उसको रोल होने लगा। यानी कोई भी चीज ना निगेटिव नहीं होती। भगवान ने हर एक चीज को ना पॉजिटिव करके एक्चुअली दिया होता है, हम उसको लेते नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा सा सही में समझा। हम लोग इतना अच्छा हुआ कि तकरीबन मेरे पास 15 से 20 जो छोटे 3 व्हीलर वाले जो भी गाड़ी थी 4 व्हीलर वाले, वो सब लोग खुश रहने का, उसका मुझे उससे फायदा मिला। आपने कनेक्ट किया जो ड्राइवर्स है उनको, और फिर आपने आपका बिजनेस बढ़ा दिया उसमें। और वो होते होते जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे इसी मिल गया। यानी कि भगवान राह देखता है कि पहले जो मैं बोल रहा हूँ ना वो तो कर, बाद में मैं देखता हूँ। तो मुझे उसके ऊपर भरोसा गया कि यार ये करना चाहिए और चुपचाप से करना चाहिए, बाकी का तो भगवान देता है इस हिसाब से। राइट। सो अभी आपके बिजनेस जैसे आपका ग्रोथ है तो आपका सालाना टर्नओवर कितना, आपके ब्रांचेस कितने हैं इसमें? मेरा जो बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का, इसमें हम लोग 3PL का बिजनेस करते हैं और इसमें हमारा साल का 20 लाख का टर्नओवर है। और हमारे जैसे मेन सब मिला के 11 ब्रांचेस है। उसमें मेन ब्रांच मेरा पूना, पैन इंडिया में। यस, पैन इंडिया में पूना में है, बॉम्बे में है, पीतमपुर, जहीराबाद जो हैदराबाद के पास है, और नागपुर है। इतने लोगों एक और आपके अभी एम्प्लॉइज कितने हैं टोटल? मेरे एम्प्लॉइज है टोटल 80 लोग हैं मेरे पास। 80 लोग हैं, ठीक है। हाँ। तो ओके, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी आई थिंक आप 10वीं पास भी नहीं है, राइट? तो 10वीं पास ना होने के बाद में मैं बिज़नेस कैसे करूँगा या ये सब चीज़ मैनेज कैसे होगा, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? एक्चुअली एक सही बात है, उसमें सच्चाई है कि जब मैं 10वीं हो गया था तो होने के बाद ना क्लियर हुए थे, पास हुए थे? पास नहीं हुआ था, सॉरी। ओके। मैं स्कूल में नहीं गया था। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुझे ना इंग्लिश में 21 मार्क्स मिले। एक्चुअली मेरा जो दोस्त था मनोज करके, जो हमारे यहाँ पे रहता था गली में, तो मैंने उसको वो बहुत बड़ी कहानी बताता था कि मैं कॉलेज में जाता हूँ तो कुछ नहीं पढ़ जाता हूँ, साल भर में जाता नहीं, लेकिन मैं घर पे किताब लास्ट का 3 महीना पढ़ाई करता था और वो हर टाइम पास होता था, अच्छा पढ़ा। तो उसने मुझे जैसा बताया कि कुछ नहीं होता, बस पढ़ाई आना चाहिए और लिखना चाहिए। तो मैंने वो सोच के जब मैंने प्लानिंग बनाया था 10वीं में लास्ट के 3 महीने में, तो मैं दिन भर पढ़ाई करता था, आराम से रात को सो जाता था। और ना जिस दिन मेरा परीक्षा था, जिस दिन मैं आता था, तो उस दिन भी मैं आराम से रहता था, एकदम शांति से, टेंशन फ्री। लेकिन मुझे ना मैं सब चीज ना पढ़ते खुद से करते गया। हाँ बिल्कुल ये करना है, मुझे करना है, गणित करना है, जो भी करना है सब करना है, खुद ही आप सीखते गए? खुद ही सीखा है, घर पे पढ़ाई सब कुछ किया। बस मुझे इसका वाक्य मालूम था कि सब कुछ हो सकता है, जरूरत नहीं। वो किताब वो भी खुद ना लास्ट के 3 महीने में ना किताब नया लेके आता था। यानी पूरा 6-7-8 महीना बस वो कभी मुझे नहीं लगा। उसने मुझे किताब बताया था, देख लो मैं एक भी पीरियड नहीं बैठता स्कूल में, लेकिन अच्छे मार्क्स से पास होता है। उसका कुछ गणित में कुछ 160 का कुछ पेपर होता है, 160 था तो उसको कुछ 150 मिले, 152। अभी भी वो कुछ बोलता है कि मैं पूछा कि इतना होने के बाद कितना अच्छा चला है, तो मेरे 8 मार्क्स कहाँ गए ना पता नहीं। तो मैं भी सोचता रहता कि ये क्या ऐसा काम करता है मेरा दोस्त जो है उसमें। और फिर मैं उसको पूछा, मैं उसका इंस्पायर था कि हाँ ये सब कुछ अच्छा बोलता है, सब कुछ सही बोलता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, तो अभी मैंने उसको उसके घर पे जाता तो कंप्यूटर देखते थे, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो जब मेरा दूध का बिजनेस था तो मैंने उससे बात किया कि भाई हमको दूध का बिजनेस करना है, तो उसी से बात किया आपने? हाँ कि भाई मुझे कैसा करना पड़ेगा। उस टाइम पे एज क्या थी आपकी? उस टाइम मेरा एज था कुछ 16 साल था। 16 साल के एज में आपने दूध का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची? तो मैं बोला कि ऐसा, मैंने इतना बिजनेस बढ़ गया था मेरा, दिन का मैं 1000 लीटर दूध बेचता था। और एवरेजली इनकम क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे सच्ची बोलूं ना तो ना मैंने अपने दोस्त को पूछा था कि महीने का पैसा कितना कमाना चाहिए, तो उसने मुझे बोला था कि महीने का 1 लाख रुपया। मैं तो चक्कर खा गया था उस टाइम। तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ साल कुछ 94-96 का ही होगा कुछ। तो मैं बोला इतना पैसा के लिए क्या करने, बोला मेहनत करना पड़ता है तब मिलता है। तो उस टाइम फिर ना मेरा 20-25 हज़ार था।
25,000 उस टाइम में था। यानी कि मैं जब उसको पहले दिन महीने में बोला था ना कि मैंने इस महीने में 3-4 हजार रुपए कमाए, तो बोला बस गुड। तब मैंने उसको पूछा था कि कितना पैसा मिलना चाहिए, तब उसने मुझे बोला था कि लाख रुपया। तब उसने मेरे दिमाग में डाला कि पैसा बहुत कमाना चाहिए, और कमाने के लिए ना दिमाग से कमाना चाहिए। तो फिर मैं उसको पूछा कि कंप्यूटर क्या है, कैसा है। तो जब मैंने आपको बताया था कि पहले कि मुझे 60,000 रुपीज मिले थे मेरे पिताजी के इंश्योरेंस के, जो मेरे लिए जो कोर्ट ने मुझे 18 साल के बाद दिए थे, तो उसमें मैंने क्या किया था, 40,000 का बोले तो दो चीज थी। एक तो मुझे कंप्यूटर लेना था, तो मैंने कंप्यूटर के लिए उस टाइम सेकंड हैंड 20,000 में कंप्यूटर लिया था। तो मैंने उससे बात किया था मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो उसने बोला था कंप्यूटर चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का तो सच्ची बोलो तो सब स्पेलिंग भी लिखना नहीं था मालूम। फिर मैंने पूछा तो उसने बोला अच्छा ठीक है ऐसा करते हो, मैं बात किया है 2 दिन में तो ऐसे कंप्यूटर आ जाएगा, लेकिन उसके पहले तो किताब दिया उसने मुझे, इतना मोटा किताब था, बोले पढ़ तो ले बस। तो मैं घर पे बैठ के वही पढ़ाई किया। वो उसमें बेसिक था सब कुछ, लेकिन बहुत अच्छा था। वो कैसा काम कर रहा है वो बताता था, क्या करना है क्या नहीं। और नॉर्मल हम लोग बीच में बात करते थे तो हल्का हल्के से बताता था। कभी हम बॉम्बे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह जाते थे तो उसमें टेक्नोलॉजी बताता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो उसने मुझे इतना ही बोला था ना, ये सब कुछ कर सकता है जो तेरे दिमाग में, बस तू हारना मत, इसको सब कुछ इसके पीछे पड़ता है कर देगा। तो बस मैं काम करता गया और उसने मुझे समझाया। उसने मुझे फॉक्सप्रो में अपना बिजनेस मेरा दूध का जो था उसने मुझे उसका सॉफ्टवेयर बना के दिया, एप्लीकेशन कैसे मैनेज बना के दिया था। और सबसे मैंने तो पहले उसके पहले मैं एक्सेल बनाता था। एक्सेल बनाने में तो मुझे एक्सेल में उसने सिखाया ना, तो जब उसने मुझे सिखाया था ना कि देखो ऐसा ऐसा करना है, बोला कैसा, तो उसने मेरी परीक्षा ऐसी थी ना कि अभी तो ठीक है कुछ माउस खराब हो जाता है उठा के फेंक देते हैं, या कीबोर्ड खराब हो जाता है तो बस हार्डली काम है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। माउस और ये ऐसा था ना कि मेरा माउस खराब हो गया, वो बॉल वाला था अच्छे से, मतलब जूना वाला आता था, वो ऑलरेडी सेकंड हैंड लिया था। तो वो कभी वो तो मूव होता था, लेकिन जो कीबोर्ड था ना उसके ना कुछ बटन्स ना कभी कभी ना चलते नहीं थे। तो उसने मुझे बोला था शॉर्टकट्स वगैरह कैसा करना है क्या है, बोला तो इसको पहचानते ना तेरे को ऐसा ऐसा आते रहेगा। तो कभी कभी रात में 11 बजे कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं उसके घर चला चल प्रॉब्लम है, मैं बात कर रहा था अगले टाइम प्रॉब्लम आएगा तो ये करना है। तो मैं हर टाइम ऐसा सीखते गया। आज तो मैंने कभी ऐसा बुक लेके पर लिखा नहीं मैंने कि इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, लेकिन मेरे को उसने समझाया सिखाया और उसने यही बोला था कि ये करते रहे। मैं बोला बटन नहीं कॉपी है, अभी बटन में जो लिखना है, अभी मुझे वाई लिखना है तो मैं क्या करूँ, कैसा आएगा। उसने बोला कि देख, फिर मैं बोला कि अपना दिमाग चला, तो मैं दूसरा वर्ड कॉपी करके उसमें से वाई लेके उसमें अपना काम करता था उसने। राइट। सो ये आपने ये माइंडसेट रखा कि मुझे सीखना है। बेसिकली क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने कुछ करा नहीं, या मैं अभी 10वीं फेल हूँ, या मेरे को कुछ आता ही नहीं, अभी मैं आगे कैसे बढ़ूँ। राइट। तो बट आप में ये टैलेंट था कि आपको सीखना था, हर टाइम पे आपने सीखते गए और उस माइंडसेट से आप आगे बढ़े। हाँ, और उसके साथ में उसकी टेक्नोलॉजी जो उसने मेरे को बताया कि टेक्नोलॉजी हर टाइम मुझे वो गाइड करता था कि नया टेक्नोलॉजी क्या आया है और कैसे क्या कर सकते हैं, और मैं उसको ध्यान में रखा था, सोचता था कि मेरे पास में कैसा इम्प्लीमेंट हो। यस, मतलब हर टाइम पे आप अच्छी सोचते थे कि क्या आगे मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, आगे कैसे जा सकता हूँ। अगर वो नहीं देखते थे कि आप यहाँ पे हो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो नॉर्मली जो रहते हैं जैसे 80-90% लोग ऐसे ही सोचते कि अभी मेरे पास ये नहीं वो नहीं, और वो उसको स्किप करते। बट आपका जो ये था माइंडसेट ही अच्छा था, जिस माइंडसेट की वजह से आप अपने बिजनेस को और अभी ब्रांड्स को भी आप ग्रो कर सके। राइट। यहाँ तक कि बोलता हूँ ना कि और इसके पीछे आप किसको ये करते हो, मेंटरशिप किसको देते हो कि जो ऐसा ये इस तरह का माइंडसेट डेवलप हो चुका आपके? वो तो मेरा गुरु है, मेरा दोस्त जो मनोज है, उसने मुझे इतना सिखाया। सो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपका अच्छा चल रहा था, तो फिर आपने गव्यधारा ब्रांड स्टार्ट करने का कैसे सोचा? सब कुछ सही चल रहा था, तो मुझे किताब पढ़ने का शौक है। ओके। तो हम लोग ने अपने ऑफिस के ऊपर में तकरीबन कुरान का किताब मुझे बताया था मेरे सास ने कि ऐसे एक किताब बहुत अच्छी है, तो ऐसे में लिया उनके पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शिव पुराण था। ओके। पढ़ने के लिए अच्छा लगा तो मैंने पढ़ा, बोला इसका और क्या क्या है किताब है कैसे है, तो फिर मैं डीप में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि 18 पुराण है और 2 उपपुराण है। तो फिर मैं उसके कलेक्शन में लग गया, सब पुराण का किताब लिख गया अपने पास, और फिर वो पुराण का किताब में पढ़ने लगा। पढ़ने का जब पढ़ता था तो उसमें बहुत कुछ ज्ञान अपना दिया हुआ है, अपना जो संस्कृति के हिसाब से अपना जो भी कुछ है उसमें वो पढ़ता था तो उसमें बहुत कुछ लिखा था कि क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो उसमें लिखा था कि माता पिता गुरु जन्मभूमि और देश के लिए सब कुछ कुर्बान है, उनके लिए जीना होता है। तो
जब मैंने वो पढ़ा तो मैं फिर सोचता रहेगा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जन्मभूमि भी है, गांव भी देखना है, सब कुछ है, तो कैसा करें। तो फिर मैं अपने गांव में जो मेरा जमीन था उसके ऊपर फोकस किया। गांव में आपका खेती है? गांव में हमारा खेती है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सांगली में है, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में है मेरा। और फिर मैं उसके ऊपर फोकस किया। तो फोकस किया तो फिर क्या करने का, उसमें भी जब मैं किताब पढ़ने का तो उसमें क्या लिखा था कि गाय को संभालना चाहिए, गाय को अगर गाय की सेवा करते हैं तो हमको बहुत अच्छा पुण्य मिलता है और अच्छा भी लगता है, और जीवन की वही बेस है। और फिर वो पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने पढ़ा कि अगर हम आम के झाड़ लगाते हैं तो एक संतान का पुण्य प्राप्त होता है। तो मैंने क्या कर दिया कि अपने जो हमारा जो खेत है उसमें तकरीबन मैंने आम के 250 झाड़, सीताफल, चीकू, आंवला, इनका 60 झाड़ था। ओ। तो मैंने नारियल ऐसा झाड़। कितना एकड़ में लगाया वो? मैंने ये एकड़ 2 एकड़ में लगाया हुआ है। 2 एकड़ में आपने ये और मेरा लगाया? 450 झाड़ है 450 इसमें। और जिसमें हम लोग इसमें फिर इसमें हम लोगों ने गाय का गोबर और गोमूत्र वो यूज करना था। तो फिर तो ऐसी आम का जो है वो आपका हापुस का आम है या कौन सा है? मिक्स है, हापुस सब है, मिक्स है। उसके बाद केसर है। तो उसको अनाज वाटर बनाने वगैरह में। सप्लाई हाँ, वो सब सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कंपनी में जो स्टाफ है ना, हम लोग तो पहले हम लोग खुद ही खाने को ये करते हैं, हाँ, लेते हैं, प्लस बाहर भी उसका मार्केटिंग चलता है। ओके। या तकरीबन यहाँ से होता है कि हमारा ऑर्डर पहले से बुक होता है। अभी हाँ, जस्ट जितना आपका स्टाफ है तो वही मंगाएगा ऐसा। हाँ हाँ, अभी जस्ट मेरे परसों ही आप देखेंगे कि यूपी से पहले, इनके घर से ही पहले यूपी से ऑर्डर आ जाता है कि एक लेन देन है ना, हम लोग उनका तेल हमारी कंपनी यूज कर रही है तो ये भी उनको भी अच्छा लगता है, तो हमको पहले से ऑर्डर देते हैं अगले टाइम में कि भाई अगले 4 महीने का जब भी आम आएगा तो मेरा इतना आम हमको देना है। तो पहले से ऑर्डर रहता है। हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल वहाँ से आम निकालते हैं झाड़ से, और हम लोग उसको पकाते हैं। बोले तो कैसा है, जो भी बाहर अभी कार्बोरेट वगैरह डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उससे वो क्या सिर्फ गर्म होकर सिर्फ वो पक जाता है, ऐसा दिखता है, लेकिन वो मीठा नहीं होता। हमारा आम ना हरा ही रहता है ऐसा, लेकिन वो बहुत मीठा रहता है। वो 5-6 दिन के बाद आपको रेडी मिलेगा एकदम। उसकी मिठास भी ऐसी रहेगी कि अभी क्या बताए, जब खाने के बाद या नेचुरल टेस्ट हो गया। जैसे मार्केट में बहुत सारे आम जैसे हम ये यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे नहीं रहता। जब भी मेरे पास अभी हम लोग ने उसमें पढ़ा तो गाय के बारे में बताया था, फिर मैं और ढूंढने लगा कि करना क्या है। तो मुझे एक राजू दीक्षित जी का मुझे बीच में सीडी मिला था, तो उसमें से इंस्पायर हो गया कि भाई हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे, तो क्या करना चाहिए। तो फिर मैं चेन्नई गया, मैं बात किया, उनका कुछ गुरुकुल है वहाँ पे उनका, तो वहाँ पे मैंने 1 साल का कोर्स किया पंचकुले का, जिसमें से गाय के उनको बताया गया था कि भाई गाय का दूध एक एक्स्ट्रा बोनस है, बाकी प्रोडक्ट उसका जो मिलता है मिट्टी से, उसका गोबर है, गोमूत्र है, तो उससे उनकी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो हम उसके ऊपर फोकस जो पुराने ज़माने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते थे जो गाय से बने हुए फिर हैं। वो तो वहाँ पे सीखा। उसके बाद ये लगा कि ये सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग ने जब ये किया तो हम लोग को पता चल गया कि भाई गाय को हमको संभालना, बोले तो गाय की हमको सेवा करना है। अब गाय की सेवा करने के लिए क्या लगेगा हमको, उसको उनके दूध जो आजकल क्या हो रहा है, सब दूध के चक्कर में ना गाय को इंजेक्शन मार रहे हैं, उसे जबरदस्ती दूध निकाल रहे हैं, बच्चे को पिलाने पीने के लिए नहीं छोड़ते, उससे हम लोग को भी सब दूध में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वैसे कोई इंजेक्शन मारता है तो बस उसमें का बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने सोचा कि गाय का दूध नहीं निकालेंगे। मेरा भांजा है तो उसने बोला कि हम गाय का दूध नहीं निकालेंगे। तो गाय का दूध निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो हम उसे गोमूत्र और गोबर से, बाकी का जो है उससे हम बाय प्रोडक्ट बनाएंगे और उससे गाँव वाले की सेवा करेंगे। तो उसने वो टारगेट बांधा, वो क्या किया, तो हम लोग ने इसके हिसाब से हमारा पहला जो प्रोडक्ट था, जो हम लोग ने देसी गाय के जो दूध से, घी से बेस उसका घी है, ओके। बाकी उसमें गोमूत्र है और गोबर का रस है, दही है, उसके बाद उसमें गोमूत्र, दूध, दही, घी और गोबर का रस, ये सब मिला के पंचगव्य नस्य बनता है। ये पंचगव्य नस्य का दवाई हम लोगों ने जो भी आयुर्वेद के हिसाब से सीखा है, तो उसमें क्या है, वो ब्रेन के लिए काम करता है। नाक में आप अगर उसको 2-2 बूंद अगर नाक में डालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो वो डायरेक्ट अपने दिमाग को ऑक्सीजन मिलने का, कोई भी दिमाग दर्द होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट दरवाजा वाले नजदीक है दिमाग, बस यही से देना है, यही पे उसको मिल जाएगा। और इसको प्लस नाभि में भी इसको 5 बूंद डाल सकते हैं और उसको राउंड में
घड़ी के हिसाब से हमको राउंड में 5 बार अपने नाभि के बाजू में घुमाना है। तो भांजे ने हमें बताया कि दूध ये निकालना चाहिए, इसका हमको दवाई बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने दवा बनाने के लिए चालू किया। तो दवा बनाने के बाद में इसमें ऐसा होता है कि इसका तो प्रॉपर लाइसेंसिंग चाहिए, पेपर्स चाहिए। फिर हम लोगों ने फिर बोला कि अगर हमको अच्छा और प्रॉपर काम करना है तो हमको कंपनी खोलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कंपनी का मोटिव हम लोगों ने रखा कि हमको किसान लोगों के लिए अच्छा मटेरियल उनसे हमको लेना आना चाहिए। और ये जैसे आप जैसे ग्राहक हो जिनको इसकी सच्चे में लगता है कि अच्छा चीज़ खाना चाहिए और अच्छी चीज़ चाहिए, उसके लिए हमको बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हम लोग ने गव्यधारा कंपनी इसके लिए स्टार्ट की। ग्रेट ग्रेट। सो गव्यधारा का स्टार्ट आपने ऑर्गेनिक फूड कस्टमर को प्रोसेस करने के लिए स्टार्ट करा, जो कि अभी हम देखते हैं काफ़ी सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। अभी आपका जैसे आगे का प्लान है, जैसे आपने बीच में ही बताया था कि मैंगोज़ वगैरह ऐसे फ्रेश सब्जी भी आप वो स्टार्ट करोगे। हमारा ऑलरेडी जितना जो झाड़ है, जो पेड़ लगाए हैं हम लोगों ने, उस पेड़ में तकरीबन 450 जो पेड़ है उसमें जो हमारे आम का वगैरह जो भी होता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें अभी हम लोग जल्दी अमेजोन फ्रेश के ऊपर आने वाले हैं। ओके ग्रेट। जैसे कि आदमी लोगों को, जो हमारे जो कस्टमर्स है उनको फ्रेश में फल वगैरह मिल पाए। और सोचता हूँ कि आगे आगे अगर हमारे गांव में से या किसी में से कोई जिसको जो सब्जी अच्छा ऑर्गेनिक देता है। सो गव्यधारा के जो टॉप प्रोडक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, ताकि कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहा है तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया आ जाए। हम लोग जो अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें ये हमारा पंचगव्य घृत करके है। ये पंचगव्य घृत, इसमें हम लोग गाय का घी बेसिकली यूज करते हैं। हम लोग अपना गाय का दूध तो नहीं निकालते। जैसे हमारे पास कोई बूढ़ी या जैसे जो भी जिनको बच्चे भी होते हैं तो दूध उनके बछड़े को पिलाते हैं। तो हम लोग जहाँ पे से दूध लेना, दूसरी गौशाला है उनसे हम घी लेते हैं। और उस जो देसी गाय का जो घी है उससे, और दूध, दही, गोमूत्र और गोबर का रस, इससे ये दवा बनती है। इस दवा बनती है तो इसमें पंचगव्य घृत करके उसका जो रस होता है, उस रस को हम नाक में 2-2 बूंद डालते हैं। ओके, मतलब 5 तत्वों का ये रस, पंचतत्व का रस, पंचतत्व का गाय रस का है। ये 2-2 बूंद हम लोग नाक में डालते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग का पोषण तो ये देसी गाय होती है सारे? देसी गाय, ये सब जो भी तो जर्सी गाय वगैरह इसका यूज़ नहीं करते हम इसमें? नहीं, उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा। उसका मतलब यूज़ नहीं होगा वैसे? यूज नहीं होता। A2 दूध होता है जो देसी गाय का, उससे ही हम लोग ये बनाते हैं। ओके। और ये जब हम नाक में डालते हैं तो क्या होता है, कभी भी हम लोग देखिए रात को कभी नींद नहीं आती है या सवेरे जल्दी उठने नहीं होता है, कंटाला आता है, दिमाग दर्द होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन भी अगर यूज़ करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो 2 दिन से आपको ऐसा लगेगा कि 1 घंटा आप जल्दी उठ रहे हो या फ्रेश दिन में आप महसूस करोगे। ओके। इसी में जो सारे तत्व हैं, इसमें क्या है, मेन बात तो देसी गाय का जो घी होता है उसमें ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन हर एक चीज को पहुंचना चाहिए। तो जहाँ पे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब जो वहाँ पे पेन चालू हो जाएगा और आखिर में वो नासूर हो जाएगा। और जब हम नाक में डालते हैं तो दिमाग अच्छा हो जाता है। अगर हम हमारे इसको हम नाभि में डालते हैं 5 बूंद, और घड़ी के एंगल से हम लोग अगर 5 बार इसको घुमाते हैं, इससे हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ जो है उनका पोषण हो जाता है। उससे हमको एक एनर्जेटिक महसूस होता है। तो ये प्रोडक्ट आपका रेगुलर यूज़ में करना चाहिए या कभी कभी कर सकते हैं, या कोई ऐसा बीमारी है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं? बीमारी एक्चुअली बीमारी के लिए तो करना ही है। जो बीमार नहीं है ना, वो बीमार नहीं होने के लिए, जैसा होता है ना कि जैसे कि रोज का हम खाना खाते हैं जीने के लिए, अच्छी जिंदगी चलाने के लिए, वैसे ही इसका काम है। इसको आप रात को सोने के टाइम अगर रोज का अगर आप यूज कर रहे हो तो ये बहुत बेनिफिट काम करता है। आप इनको तो बस 5 साल से बड़ा वाला जो भी बच्चा रहेगा, वहाँ से लेके जिंदगी के आखिरी 60 साल के मोड़ तक, लास्ट के यहाँ तक भी आप जब भी है आदमी जीता है तब तक डालना चाहिए। इसमें ऐसा है कि जैसे बूढ़ा होने के बाद जैसे सटिया गए बोलते हैं, मालूम है, जैसे एकदम कुछ पागल जैसा करते सब लोग बोलते हैं, फिर सब लोग परेशान हो जाता है। अगर आप उसको दवा देते, ये उनको दवा चालू करते हैं, आपको बहुत ही जल्दी उसका रिलीफ मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं इसको। ओके ग्रेट। जैसे मैं देखता हूँ अमेज़ोन पे भी ये अच्छा प्रोडक्ट रन हो रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स के रिव्यूज़ अच्छे हैं, वो सेल्स अच्छा हो रहा है।
बट आपके इसमें कॉम्पिटिटर्स भी है नस्या के, तो वो भी बेच रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपके प्रोडक्ट में और उनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, या सिमिलर प्रोडक्ट है या आप उसमें कुछ डिफरेंट है? ये हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंस ऐसा है कि ये प्रोडक्ट हम लोग जो बनाते हैं उस बनाने में हमारे से जो जुड़े और बाकी जो गौशाला है उनसे हम हमारा प्रॉपर घी जो टेस्टिंग करके होता है लेते हैं, उसमें फिर हमारे यहाँ से जो दूध, दही, गोबर का रस और गोमूत्र और ये घी मिला के हम ये पंचगव्य घी बनाते हैं। उस घी बनाने के बाद क्या होता है कि हम लोग जब गाय का दूध नहीं निकालते या हमारे पास जो उम्र से ज़्यादा जो हो गई है गाय, उनकी जो अगर आप ताकत है, दूध नहीं निकालते तो ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए तो दूध लगेगा ना? इसमें कैसा होता है कि जो हमारे से जो जुड़ी हुई गौशाला है, जैसे कि हमारे विचार से जुड़ी है कि हाँ हमको ये सक्सेस करना है, तो भाई तू एक पार्ट संभाल, मैं ये पार्ट संभालता हूँ, तो हम लोग अलग अलग पार्ट से जुड़े हुए हैं। तो वो अपना पार्ट संभालते हैं, मैं अपना पार्ट संभालता हूँ। तो वो काम करके देते हैं क्योंकि उनका भी घर चलना चाहिए। राइट। तो वो अपना काम करते हैं, वो घी बनाते हैं, तो उनके लिए जो लगता है उसके लिए मैं अपना जो मटेरियल होता है वो ले लेता हूँ, मैं अपना काम कर देता हूँ। इससे क्या मेरा काम हो जाता है, उनका भी काम हो जाता है। और हमारे यहाँ पे जो गाय है, वो जो 20 गाय है वो भी सुखी रहती है। उनसे हम क्या करते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं पंचगव्य घी, जिससे कि उसके गोबर में ताकत आती है, जो दूध की जो ताकत है वो इसमें आती है, कहीं ना कहीं उसका फ्लो होना चाहिए, तो उसके गोबर में और गोमूत्र में ताकत आती है और ये ताकत उसमें से हमें मिल जाती है। ओके, ग्रेट। और इससे हमारी गौशाला का व्यवस्थापन भी हो जाता है। इसके लिए ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। यही उस गाय के गोबर से हम लोग, ये हमारा जो ब्लैक गोल्ड करके है, ओके, ये सेकंड प्रोडक्ट है आपका, ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, ये बनाया है हम उस गाय के गोबर से। हम इसका बेस्ट फर्टिलाइजर बनाते हैं। इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसका अगर बोलते ना कि बाकी अगर आप देखेंगे बाकी अमेज़न पे या कहीं पे भी, तो उसमें क्या सब तरीके से लिया जाता है कि बाबा ये सस्ता है, ये भी है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि उस गोबर की जो ताकत है, वही पावर है, उससे ये बनता है और इसी से हम इसकी कॉस्टिंग निकाल के हम इसी के पैसे से हमारी गायों की सेवा करते हैं। और इससे ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिलता है। फिर जो हमारे उस खेती से अनाज निकलता है वो ऑर्गेनिक रहता है, प्योर होता है, तो मतलब साइकिल चलता है। और इसको आप ये कर सकते हैं, आपकी खेती में भी यही आप यूज कर रहे हैं, तो हाँ। इससे की वजह से ऑर्गेनिक फूड हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ में आप ये हम अपने जैसे आपका घर पे आप छोटा मोटा गमला लगाते हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। बगीचा है आपके पास, आपकी कंपनी में बगीचा है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। फार्मर्स यूज करते हैं ये हमारे, इसका ये बेस्ट बेनिफिट है। इससे क्या है, मन में जो भाव है कि मुझे, आदमी बोलते हैं कि मुझे गौमाता की सेवा करनी है, क्या करनी है, कुछ नहीं करना, खुद के फायदे के लिए इसे ले लो, अपने गमले में डाल दो, हो गई गौमाता की सेवा, खुद का भी फायदा हो जाए और गौमाता का फायदा हो जाए। हाँ। और यही विचारधारा सर हमारे सभी प्रोडक्ट में चलती है। हम उसी सेंस से काम करते हैं कि हमारा सारा प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये भी अच्छा चल रहा है, ब्लैक गोल्ड, जो मैंने देख रहा हूँ कस्टमर जब ऑर्डर करे तो रिपीटेड ऑर्डर आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो एंड कस्टमर है उनको ऑर्गेनिक भी एक यूज़ हो रहा है, तो एक अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट है। और दूसरा एक आई थिंक प्रोडक्ट था आपका रेचक करके, तो वो रेचक का क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी आपका ऑनलाइन अच्छा जा रहा है और इसके भी रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसका कैसा है कि अगर आप इसको, ये 3 दिन का दवाई है, यस, 3 दिन का दवाई आपको लेना है, इसके डिटेल्स में अंदर लिखा हुआ है, सवेरे उठ के इसको 3 दिन लेना है। इसका क्या फायदा है? इससे क्या होता है, आपका जो बवासीर में जो समझो फोम बवासीर के यूज, हाँ खून आ रहा है, तो इसके लिए आपको बेनिफिट मिल जाता है, खून आना रुक जाएगा। इससे ऑपरेशन का भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑपरेशन बोला हुआ है ना, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, आपको 3 दिन की दवा खानी है, बस आपको लगेगा तो आप इसको बेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो आपके सामने अपना रास्ता खुला ही है। मेन बेसिकली ये देने के बाद आपका सिस्टम जो अंदर का जो डैमेज हो चुका है, जैसे क्या होता है, अगर हम लोग खाना खाते हैं तो अंदर आंत जो ऐसे घूम घूम के आई हुई है, तो क्या होता है, बबल्स कैसे होते हैं वैसे हमारी आंत होती है, तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो अंदर वो जाम हो जाता है। पानी कोई आजकल पीना नहीं चाहिए, कम पानी पीते हैं, ऐसे में रहते, इसके लिए कम पानी पीते, पानी नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं होती है, तो अंदर से जो मल जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है,
तो क्या हो जाता है कि वो अभी ऊपर से तो प्रेशर है, तो वो करेगा क्या, हम लोग तो खाना खा ही रहे, तो फिर उस प्रेशर निकलेगा कहाँ, तो फिर अंदर से बाहर आना चालू हो जाता है। तो जैसे ही मलद्वार से बाहर चालू हो जाता है, तो फिर तभी भी आदमी समझता नहीं, तभी भी खाना खाते रहता है ज्यादा, तो फिर वो आखिर में प्रेशर में से फूट जाता है, फिर उसमें से खून आना चालू हो जाता है, फिर आदमी परेशान हो जाता है, फिर जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। अघोर बाहर तो इतना अघोर करते कि क्या बताए, जो जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता है। हमारी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप ले लीजिए अपना, जैसे इसमें बताया हुआ है, सबरे आपको बस 3 दिन दवा लेनी है, आपका वो सिस्टम सही करेगा। अगर आपका सिस्टम सही हो रहा है तो उस प्रेशर आने की जरूरत नहीं। ग्रेट। और इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई, कोई ज्यादा नहीं, नॉर्मल आदमी, अगर आदमी मोटा भी है, पेट नहीं साफ हो रहा है, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये रेगुलर यूज करना चाहिए या कभी कभी यूज करना चाहिए? जिसको ये प्रॉब्लम है उसी को यूज करना चाहिए? नहीं, इसमें कैसा है मालूम है, जो हम लोग जब खाते हैं रोटी, तो रोटी में ना देखिए ब्लैक जैसा हमारा जो जल जाता है ना, आपने देखा कि ये जो हम लोग खाते हैं ना, कभी ये टॉक्सिन बाहर नहीं निकलता। ब्लैक का दूसरा कोई रंग नहीं होता जो बाहर जाए और उसका रंग चेंज हो जाए। तो सोचिए कि पूरा पेट में ऐसे ही रह जाता है। तो ये दवा जो होती है ना, वो जो ब्लैक वाला है ना, जो टॉक्सिन है ना, जो गंदगी पड़ी है, वो बाहर निकाल क्लीन करते हैं पेट, वही अंदर पड़ी रह के जाम हो जाती है। बबल्स के जैसा जाम हो गई तो बाहर कैसा जाएगा? रेगुलर यूज कर सकते हैं नहीं, इसको 3 दिन आप यूज कीजिए, 2-3 मतलब महीने जब प्रॉब्लम हुई तब जब प्रॉब्लम हो, लग रहा है आपको पेट से नहीं साफ हो रहा है, आप उस टाइम यूज कर लीजिए। या फिर अगर 3 इस दिन के तरह बाद से आपको 3 महीने का ब्रेक लेना है। हाँ, 3 बीच में दिन कुछ के ऐसा बाद खाने की 3 जरूरत महीने का ब्रेक, नहीं। मतलब वो कंटिन्यू साइकिल 3 महीने तक आपकी चलेगी अच्छी, और ठीक ठाक चलती है, ऐसा कुछ नहीं, जब भी आपको ऐसा लगे तब। लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं है कि आप दवाई खा रहे हो तो नहीं मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, नहीं मैं कुछ भी खाते रहूंगा, ऐसा नहीं करना है। पानी नॉर्मल नेचुरल जिंदगी में जितना चाहिए उतना पीना चाहिए। इसमें सब कुछ थोड़ा सा डिटेल लिखा है, इतनी चिट्ठी है उसमें, मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट। किससे बनता है ये, कैसे मेकिंग होता है प्रोडक्ट? ये हमारा चूर्ण है, हम इसका चूर्ण बनाते हैं, और एक प्रॉपर चूर्ण आप ले लेंगे तो आयुर्वेदिक चूर्ण है ये, आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपका ये हार्लू ब्रीज, उसके बारे में बताइए कि उसके क्या इम्पोर्टेंस है? ये जो मेरा हरड़ू बीज है, ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारा जो किडनी स्टोन बोलते हैं, तो किडनी स्टोन के लिए ये यूज होता है। इसमें ऐसे तत्व है, इस चूर्ण है ये चूर्ण में ऐसे तत्व है जिससे कि इसको आपको एक ही बार खाना है। इसमें जितना दिया हुआ है वो उतना चूर्ण आपको एक बार खाना है, और पानी पी लेना है, और एक ही दिन की दवा है ये। आप एक दिन दवा लीजिए और आप 1 महीने के बाद इसका बेनिफिट्स दीजिए। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आपका इससे सॉल्व हो जाएगा, राइट? हाँ, सॉल्व होने के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। अभी आप बताइए कि हम किसके पास जाते हैं तो कोई बोलता है कि दवा कितनी दिन की है। कोई भी दवा होती है, दवा का मतलब क्या है? 1 दिन बोले, 1 बार, एक बोले तो 2 बार, 1 दिन, 4 दिन, महीना, 15 दिन, कितना दिन खाना चाहिए? 3 महीना खाना चाहिए, 6 महीना खाना चाहिए, साल खाना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि कुछ तकलीफ होगी और आपको जिंदगी भर खाना है, तो वो दवा नहीं रह जाती, वो खाना हो जाता है। तो हम लोग को क्या लगता है कि बस रोज रोज कुछ खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ये हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये सब पीछे रह रहा है, इसको पता नहीं होता है। तो आप इसको आयुर्वेद को हम जांच सकते हैं कि बाबा हाँ सच में होता है क्या। आप अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो रुक जाइए, 2 मिनट के लिए सोचिए क्या जाएगा इसमें से करके। साइड इफेक्ट तो नहीं है, 4 दिन 5 दिन तो निकालना है ना खाने के बाद। टेस्ट कर लीजिए, अच्छा लगेगा, दर्द नहीं है, कुछ नहीं, तो आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आपका रास्ता तो आपके पास खुला ही है। ग्रेट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि किडनी स्टोन में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऑपरेशंस भी बोलते हैं डॉक्टर करने के लिए, तो इस प्रोडक्ट से अच्छे यूजेस मिल जाएंगे कस्टमर को। यस। ओके, तो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये साजुक तुप करके है। ओके। इसको अभी मैंने जैसे बताया कि हम हमारे जो गौशाला है, हमारे जो दोस्त गौ सेवक बांधव हैं, उनसे हम दूध जो लेते हैं, और उससे प्रॉपर तरीके से हम जैसे पीतल का टोप या मिट्टी का बर्तन, उसमें हमको एक घी बनाना हम लोग बनाते हैं, जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी मिले। इसमें क्वालिटी ऐसा है कि घी, आयुर्वेद में आयु जो बोलते हैं वो है घी, और उसका वेद होता है। और इसी का आयुर्वेद का बेस है घी। और पुराण में बोले तो इतिहास में बोला गया है कि आदमी को कोई कर्जा नहीं लेना चाहिए,
या बीमार हो तो नहीं लेना, क्योंकि हर एक कर्जा आदमी चुका नहीं सकता। लेकिन अगर आदमी अगर बीमार है और अगर उसने बीमारी सही करने के लिए अगर उसने घी लेके अगर खा लिया ना, तो हो ना हो वो इस घी का कर्जा चुका सकता है, उस कुरान में लिखा है। ओके। तो आदमी को घी अगर खाना है तो कर्जा लेके भी खाएंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें घी में बोला गया है कि 1 चम्मच घी में 1 टन ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन सब कुछ काम करता है। इससे हम अग्निहोत्र जो यज्ञ करते हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के लिए। अगर आप गुनगुना पानी में उसमें डाल के भी मिला के अगर बोले तो जैसे चाय पीते हैं वैसा भी गरम गरम पानी में आप आराम से चाय पीने के जैसा पी सकते हैं। इसको यूज़ कर सकते हैं, शरीर को मालिश कर सकते हैं, चेहरे के ऊपर मालिश कर सकते हैं, बदन के ऊपर मालिश कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा सॉफ्ट हो जाएगी, और कुछ रिंकल्स वगैरह कुछ है, दाग वगैरह है, उसमें बहुत सपोर्ट करता है। एक्चुअली सर देखेंगे ना तो अभी डॉक्टर मना करते हैं कि घी नहीं खाना है। आप देखेंगे तो नॉर्मली डॉक्टर बोलते हैं कि घी नहीं खाना, हाँ, थोड़ा मोटापा होगा, ये होगा, फैट्स आएगा, ये आएगा। लेकिन एक्चुअली जो मार्केट में घी है ना वो घी है ही नहीं सर। जो पहले के लोग घी खाते थे, आप पहले हार्ट अटैक नहीं सुनते थे, पहले के लोग घी बहुत ज़्यादा खाते थे तो हार्ट अटैक नहीं था। लेकिन अभी के घी में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, अभी के घी में फैट्स क्यों आ रहा है, पहले नहीं था। लेकिन घी का प्रोसेस है बनाने का। अभी जो मार्केट में घी बनते हैं ना, मेरे खुद रिलेटिव कुछ हैं जो कि घी बनाते हैं, घी बेचते हैं, बहुत सारे घी बेचते हैं। तो उसमें उनका एक मशीन है जिसमें दूध डालते हैं और वो मशीन राउंड राउंड करके डायरेक्टली दूध को घी बना देती है। दूध को डायरेक्ट घी बनाती है, उसमें से कुछ बाहर नहीं निकलता है। लेकिन हमारा जो घी बनता है ना, दूध से हम दही बनाते हैं, फिर दही को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, उसमें से छाछ निकलता है, छाछ बाहर हो जाता है, मक्खन घी में जाता है। फिर मक्खन को जब हम बॉयल करते हैं धीरे धीरे तो उसमें से भी मक्खन में से एक 30 से 35% उसके जो जले हुए रहते हैं वो नीचे निकल जाते हैं और घी बनता है। तो देखिए दूध से दही, दही के बाद उसमें से छाछ बाहर निकला, फिर उसमें से मक्खन आया, मक्खन से फिर उसमें से भी बाहर निकला, तभी घी मिला। अभी जो हम डायरेक्टली दूध से बनाते हैं तो वो सारा जो मटेरियल्स बाहर निकलना चाहिए वो उसी में रह जाता है, उसी में रह जाता है, वही हमारे बॉडी को हार्म करता है, इसीलिए फैट बढ़ता है। और ये जो घी है ना, ये फैट नहीं बढ़ सकता। इसको मैं खुद यूज करता हूँ। आप डेली यूज करते? मैं डेली यूज करता हूँ। और मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ और बच्चे हैं, हम तीनों मिलके 1 से 1.25 लीटर घी हर महीने में खा जाते हैं। और फैट नहीं, अभी 42 ईयर एज तो कंप्लीट कर लिया मैंने, कोई फैट नहीं, कोई बीमारी नहीं फिलहाल में। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी करते हैं और इसका कोई कंप्लेंट। नॉर्मली हम इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट से बहुत डिफरेंट है और आपके जो बनाने का तरीका वो भी यूनिक है, एकदम इस कारण हम इसको यूज करके हम इसको एकदम, जैसे आप अगर गांव में माँ को देखे होंगे तो जैसे माँ ऐसा ऐसा करके मक्खन करती है, तो बेस पे हम इसको छाछ और इसका ये निकालते हैं मक्खन। और छाछ को भी हम पेड़ में यूज करते हैं, कोई जिसे जो पीना चाहे तो फ्री में पिए, तो उसके भी आशीर्वाद इसमें कनेक्ट होते हैं ना कहीं तो। ग्रेट प्रोडक्ट है और ये हम रेगुलर यूज़ के लिए कर सकते हैं, तो आई विल रिकमेंडेड दिस। ओके, तो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअली हमारे घर पे मशीन है, तो उसमें मस्टर्ड ऑयल और तिल का तेल दोनों भी करते हैं हम। और ऑयल के बारे में आपको ऑयल कैसे बताना चाहेंगे कि ऑयल जब हमने कारखाना बिल्डअप किया था, लगाया था, तो वो हमारे जो मार्केट के जो व्यापारी वर्ग हैं वो हमारे घर पे आए और बोले कि हम आपको कारखाने पे ही हम दूसरा ऑयल बनाएंगे, जो ओरिजिनल ऑयल नहीं, वो कुछ कॉपी मतलब केमिकल वगैरह से बनाएंगे। आप अपना नाम दीजिए और आप बताइए, यहाँ से सेल कीजिए और उसका प्रॉफिट हम 50-50 पे करेंगे। तो उनके पहले हम प्लान को समझे, तो उनके प्लान में क्या था कि वो 2 या 3 टाइप के ऑयल लेके आएंगे, मतलब केमिकल लेके आएंगे और मेरा ऑयल लेंगे थोड़ा सा, मतलब एक समझ लीजिए कि 5 लीटर ऑयल अगर हमारा लिया उन्होंने और केमिकल वगैरह लेके वो 20 लीटर ऑयल बनेगा। तो 20 लीटर ऑयल बनेगा और 20 लीटर ऑयल का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पकड़ेंगे तो लगभग 30 से 35 रुपीज पर लीटर आ रहा था। और उस समय वो 120 पर लीटर बिक रहा था। लेकिन वो अपने बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। वो टोटली ऑयल रहता ही नहीं, 5 लीटर ऑयल को 20 लीटर ऑयल बनाना और उसमें से बहुत सारे केमिकल में टेस्ट देना उसको। तो हमने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने का कारण भी हमारे प्रशांत सर थे, क्योंकि हम यहाँ पे जब से 2007 से ज्वाइन किए ना,
तो यहाँ पे जिस माहौल में रहा मैं, एक्चुअली मैं खुद एक बिजनेसमैन था, बट एक्सीडेंट की वजह से मैं केएम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ पे एक दोस्त की वजह से फिर मैं यहाँ पे बॉटम लाइन में जुड़ा हुआ एज ए जनरल मैनेजर आज मैं पोस्टेड हूँ। तो उसके पीछे बहुत सारी जर्नी है, उसमें बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं जब देखा अपने 2007 से अभी तक के करियर में, तो सर का हर टाइम झुकाव था कि अच्छी चीजें खाना चाहिए, ऑर्गेनिक रहना चाहिए, मतलब भगवान में बिलीव करना, गाय माता की सेवा करना। तो वो सारे नेचर मेरे अंदर, मैं पहले से आध्यात्मिक ही था, बट और ज्यादा हो गया। तो उसको मैंने रिफ्यूज कर दिया उनके प्रपोजल को। ओके, नहीं, हम आपका तेल नहीं बेच सकते हैं, हम ओरिजिनली करेंगे। और जब सर का प्रपोजल आया तो वो कारखाना मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा था, तो फिर अच्छा हो गया। 250-300 लीटर तेल हर महीने आता है वहाँ पे। तो मैंने भैया को एक टास्क दिया कि आप लोग आप सरसों की खेती कीजिए, और सरसों आपके भाई को, हाँ मेरे बड़े भाई हैं, तो वो करते हैं। 20 एकड़ वहाँ पे जमीन है हमारा, उसमें से एक 10 एकड़ तो ऐसा था कि वो बंद पड़ा था। मेरे पिताजी आउट हो गए 30-32 साल पहले, तब से बंद था वो। तो सर ने सपोर्ट किया और वो भी खेती स्टार्ट हो गया। तो वो खेती स्टार्ट हो गया, वहाँ पे बोरवेल वगैरह लगाया, सब चालू हो गया वो खेती, बोर पानी के लिए, पानी के लिए वहाँ से। और राइस का और सरसों का बड़ा खेती हम करते हैं, और उसकी वजह से आता है। और हमारे से पूरा नहीं होता है, तो हमारी मौसी है, बुआ है, और भी जो हमारे दोस्त हैं, उनसे हम वो खेती करवाते हैं। और उसमें हम रासायनिक खाद बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। ओके, टोटली वो गाय के गोबर से, और जो कुछ खरपतवार और कुछ ढैंचा रहता है, उसको खेत में जुताई करके सड़ा के, मतलब ऑर्गेनिक खेती पे ही फोकस करते हैं। और वहाँ से तेल लाते हैं। हमारा नागपुर में ब्रांच है, वहाँ से भाई बस नागपुर आ जाता है, नागपुर से फिर हमारी गाड़ियों में रोटेट होता है। उसके थ्रू यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक राइस और ये दोनों ऑयल मटेरियल हम यहाँ पे देते हैं। पूरे 10-11 ब्रांच को खाना बनता है। ग्रेट ग्रेट। और हम खुद भी आज 2007 से हूँ मैं यहाँ पे, तो अभी तक मैंने कभी मार्केट से ऑयल नहीं खरीदा है, ना सरसों ना चावल खरीदा है। हम अपने घर का ही पूरा यूज करते हैं। ओके, तो केमिकल, जो चावल और जो तेल हम खुद खाते हैं, वही हमारे सारे ड्राइवर्स और एम्प्लॉई वही सेम खाते हैं। ऐसा नहीं क्वालिटी उनके लिए कोई अलग क्वालिटी, हमारे लिए कोई अलग क्वालिटी। ओके, मतलब आप सेम रखा है। सरकारी सजेशन था कि जो हम यूज करेंगे वही हमारे एम्प्लॉई यूज करेंगे। क्योंकि मार्केट में भी अभी जैसे ब्रांड्स बेच रहे, तो उसमें केमिकल के चांसेस ज्यादा है। ऐसा आपको बता दें, अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, तो एक 70 से 65 रुपीज पर केजी सरसों का प्राइस है। तो 3 केजी सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है। तो देखेंगे तो 200 से 210-20 रुपए पर लीटर तेल की कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो उसके बाद उसके ट्रांसपोर्ट खर्चे हैं, और किसान का भी प्रॉफिट है। तो वो सब कुछ जोड़ने के बाद अगर इसको कोई 220 के नीचे दे रहा है, 220-230 के नीचे दे रहा है, तो घर से तो कोई लॉस करके नहीं देगा ना। तो ये 250 के नीचे तो कोई दे ही नहीं सकता अगर ओरिजिनल है तो अगर उसके नीचे सेल हो रहा है तो 100% डुप्लीकेट। और मार्केट में आप प्राइस देख सकते हैं कि क्या प्राइस में तेल बिक रहा है, और कितने लोग उसमें प्रॉफिट है। कोई बड़ा एजेंसी डीलर है, फिर तो विक्रेता है, फिर रिटेलर है, सब काफी सारे चैनल्स आ जाते हैं, उसकी वजह से सब लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। और सारे एडवर्टाइज है, मार्केटिंग है उसका, उसके बाद उसको क्या मिलता होगा किसान को। हाँ, इवन जो हेल्थ है उस पे भी प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओरिजिनल कैसे आज हमारे यहाँ पे आजू बाजू में रोज सुनाई देता है कि हार्ट अटैक से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तेल होता है। ओके, राइट राइट। सो आपने ऑफलाइन आपका चालू था बिजनेस गव्यधारा का, तो आपने ऑनलाइन क्यों स्टार्ट किया? और ऑनलाइन अगर स्टार्ट किया तो आपने अमेजोन को ही क्यों चॉइस किया? इसमें ऐसा है कि ऑफलाइन में सोचा कि ऑफलाइन करूँगा तो कितना कर पाऊँगा, और पूरा अगर इंडिया में पहुँचना है तो कुछ ना कुछ पेज देखना पड़ेगा, कौन सर्विस देता है, कौन करता है। तो मैंने जब देखा तो बोला कि अमेज़ॉन, मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि अमेज़ॉन पे होना चाहिए, तो टॉप पे है, और आप उससे इंडिया के पूरे इंडिया में सब जगह पे पहुँच सकते हैं बस ऑनलाइन में। क्योंकि क्या होता है, कभी ऑर्डर आ जाते तो वहाँ तक देने तक पूरे में लेट हो जाता है, और क्वालिटीज़ से कट जाता है, फिर टाइम से नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर एनालिसिस किया तो पता चला ठीक है अमेज़ॉन फास्ट है और अच्छा है। इसके लिए फिर हमारे पास कुछ ऐसा कोई एक्सपर्ट्स वगैरह भी नहीं थे। तो मैंने जब सर्च किया तो आपका अभिजीत सर का जो मुझे सपोर्ट मिला, उससे आपने बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया, जिससे कि मुझे कस्टमर के पास अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट देने के लिए मुझे फ़ायदा हुआ, जिससे कि जो बीच में जो इसका कमीशन जो ज़्यादा था वो बंद हो गया, और कस्टमर को भी एक फेथ आ गया कि हाँ बाबा ठीक है, ये भी सही है, और हमको भी अच्छा लगता है कि हम डायरेक्ट दे रहे हैं उनको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्ड करो, और आज आप जो ब्रांड है अमेज़ोन पे हम सक्सेसफुली डिलीवर करके हम उसमें ग्रोथ कर रहे हैं। यस, राइट।
जैसे मैं देखता हूँ प्रोडक्ट में ब्रांड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप ऑनलाइन में सेल करो या ऑफलाइन में सेल करो, तो गव्यधारा जो प्रोडक्ट है, ये जो आपका ब्रांड नेम आपने डिसाइड किया, वो कैसे डिसाइड होगा, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, और आपने गव्यधारा ही क्यों रखा? गव्यधारा रखने का सेंस ऐसा था कि जैसे गाय का जो दूध, दही, गोबर, जो भी इसके प्रोडक्ट है, तो इसको गव्य बोलते हैं। राइट, गव्य। तो गव्य बोलते हैं, और हम इसी की धारा पूरे देश में चलाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सोचे कि इसको ऐसा प्रॉपर नाम दे जिससे कि सबको पता चले कि एक गाय के जो गव्य है इसकी धारा करनी चाहिए। इसके लिए इसको हम लोगों ने गव्य धारा कर दिया। ग्रेट ग्रेट, नेम काफ़ी अच्छा है, और वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है गाय को, काऊ को, और कस्टमर के माइंड में भी यही आ रहा है कि गव्य के थ्रू प्रोडक्ट बने हैं, तो ये ट्रस्ट उनका यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। राइट। सो ब्रांड बिल्डिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कोई भी प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं तो हमारा ब्रांड नेम होना ज़रूरी है। मोस्टली सेलर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट को जो है लिस्ट कर देते हैं विदाउट ब्रांड नेम से। इससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। और आज के डेट में जब आप देखोगे, जैसे गव्यधारा ये ब्रांड है, उन्होंने पहले से ही गव्यधारा ब्रांड किया था जब वो ऑफलाइन में काम कर रहे थे, तभी भी। तो गव्यधारा जब आप वो ऑनलाइन में लेके जाएंगे ब्रांड, तभी भी उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो कस्टमर रिकनेक्ट होंगे। अगर किसी को ऑर्डर लेनी है तो फिर से अगर प्रोडक्ट बाय करना है तो वो गव्यधारा करके सर्च करेगा तो उनको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप भी जब भी आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करो या रेडी करो, तो आपको ब्रांड बिल्ड करना है, और ब्रांड रजिस्ट्री करके ही आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करना है। सो इंडिया में मैं देखता हूँ मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो अभी भी पुराने पैटर्न के थ्रू ही काम कर रहे हैं। जैसे मैं मेरे नेटिव प्लेस सतारा में जाता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि पुराने पैटर्न के साथ खेती हो रही है। अगर वो गाय का या इस तरह का पशुपालन करते, वो मिल्क से अपना अर्निंग करते, बट उनको इस तरह से आइडियाज़ नहीं आते। आयुर्वेदा में जैसे पहले काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल होते, तो इस तरह के उनको आइडियाज़ या नॉलेज नहीं रहता कि कैसे बिल्ड करना है। तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा उन किसानों को, उन फार्मर को, अगर सक्सेसफुल होना है, एक अच्छी ग्रोथ करनी है, तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा इसमें कि वो कैसे कर सकते हैं? इसमें एक्चुअली बेसिकली उनको ऑर्गेनिक खेती तो सबसे पहली बात तो करनी चाहिए। इसमें आगे ये इनको बात कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इसको 12 साल से पहले से इन्होंने स्टार्ट किया है। मैं बताना चाहूँगा सर कि जैसे अभी अगर कोई किसान इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहता है काम, तो उसको बहुत सारा नॉलेज लेना होगा। उसके बाद उसको एक फाइनेंशियल, एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए एक फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और उसको एक सिटी और ऑनलाइन ये सब बहुत सारा कुछ प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए ना, बहुत एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। उसमें उसका काफ़ी टाइम निकल जाता है। जो हमने निकाला है, हम 12 साल 15 साल से कर रहे हैं, बट अभी जाके हमको 1 साल से अमेजन पे हम आ पाए हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है ना सर कि उस फार्मर को हम खुद सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, और ऑलरेडी हमारे पास ऐसे किसान हैं जो कि अपने ऑर्गेनिक खेती का प्रोडक्ट हमको देते हैं। जैसे तेल, चावल, गुड़, गेहूँ, ये सब हम किसानों से लेते हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं। और कोई किसान अगर जुड़ना चाहता है तो वो ऑर्गेनिक खेती करे। पहले तो ऑर्गेनिक खेती करे। अगर हमसे जुड़ना है सर तो ऑर्गेनिक खेती कंपलसरी है। जैसे कोई अगर देसी गाय रख रहा है, ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, वो जुड़ सकता है। उसके प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। उसके प्रोडक्ट को हम खुद यूज करेंगे अपनी कंपनियों में। जो हम 250-300 लोगों का खाना हमारे गोडाउन पे बनते हैं रोडवेज में, उसमें यूज करेंगे। ऑन अमेजन के थ्रू ऑनलाइन उसको हम सेल करने का पूरा करेंगे, क्योंकि हमको अभी कुछ बनाना नहीं है, हमारा सब कुछ रेडी है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई किसान जुड़ना चाहता है तो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर फोकस करे और हमसे कांटेक्ट करे, तो हम उसके जो भी प्रोडक्ट, उसका एक्चुअल प्रोडक्ट होगा जो दे सकता है, वो हम ले सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो फार्मर को आप कंप्लीटली ट्रेनिंग नॉलेज दोगे, इस प्रोडक्ट को किस तरह से बिल्ड करना है, क्या प्रोसीजर यूज करना है, फार्मर उसकी तरह से वर्क करेगा, वो आपको प्रोडक्ट देगा, उसके आगे वो सप्लाई करेगा, जैसे डायरेक्टली सप्लाई होगा। इसमें फार्मर्स का भी बेनिफिट है 100%। राइट। तो मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता, एक सपोर्ट से होता है। राइट। तो गव्यधारा ये ब्रांड ही ऐसा है कि फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो फार्मर्स है, ये प्रशांत सर के गव्यधारा के यहाँ पे ब्रांड पे कनेक्ट करके अपने जो है आइडियाज़ को बिल्ड करके एक नई तरीके से, नए पैटर्न से काम करके अपने अर्निंग को ग्रो कर सकते हैं। एंड मोस्टली इंडिया को हम ऑर्गेनिक बनाने के लिए इसमें इनका काफ़ी सारा हेल्प रहेगा। सो आज का इंटरव्यू काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। सो थैंक यू प्रशांत सर एंड थैंक यू संदीप सर, जो आज आके आपने हमारे जो सेलर्स है उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सर, हमको बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। थैंक यू सर, हमको भी आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा।
ओके, सो आज जो आपको नॉलेज मिला है उसको इम्प्लीमेंट करके आपके बिज़नेस को स्टार्ट एंड ग्रो कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।